देखो बच्चे, नाउ स्टार्ट करते हैं LCR सर्किट को। ठीक है, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ओके, तो बहुत ही देखो सिंपल सी ये हमारी जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड हमारे जो भी टॉपिक होंगे ना, जैसे हमारा एक एक आएगा रेजोनेंट सर्किट आएगा, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है, बस आप ध्यान लगा करके समझो। नहीं समझ में आता है आप कमेंट करो, ठीक है। देखो क्या है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है LCR सर्किट। अब पहली बात इसमें, अगर LCR है तो बेसिक बात है L भी है C भी है, तो अगर L और C है तो एक रेजोनेंस कंडीशन क्रिएट होगी, एक हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अच्छा, अब इसके हम और भी कई सारे देखो बेसिकली अगर आप बात करो सर, अगर आप एक मोटी मोटी बात जानना चाहते हो कि सर इस सर्किट हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो आपकी जो रेडियो होती है पहले जो आती थी, या फिर अब जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ना, तो उन मोबाइल फ़ोन में हम जो है LCR सर्किट का यूज़ करते हैं। दैट इज़ हमारा वो एज अ एक रिसीवर की तरह एक्ट करता है। जैसे जो हमारे पहले जो रेडियो होते थे, जैसे अभी भी जो रेडियो होते हैं ना, जैसे आप इसकी ट्यूनिंग करते हो ना, कहते हो कि भाई ये इतनी फ्रीक्वेंसी की है, तो हम उस पर्टिकुलर स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, मैच करते हैं, तब जाकर के हमें जो है बाकी सभी स्टेशन की फ्रीक्वेंसी हट जाती है, और केवल उसी स्टेशन की फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं, और फिर हम जो भी हमें प्रोग्राम सुनना होता है वो सुनते हैं। ठीक है, ये होता था। सिमिलरली ये चीज़ मोबाइल में भी होता है। अब मतलब बेसिक समझो ऐसे ही, हम LCR सर्किट का हम एज अ यूज़ करते हैं, क्या एज अ सिग्नल को रिसीव करने में, या फिर सिग्नल को भेजने में। ठीक है ना, हमारे जो भी टावर होते हैं उन सभी टावर में क्या होती है, एक LCR सर्किट इस तरीके से होती है। सब थोड़ी सी आगे बहुत ज़्यादा ये सब ब्रॉड वाली चीज़ें हैं, है ना। जब आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाओगे, जब आप जो है IT से जब BTech करोगे, है ना, तो उस केस में आपको ये सब सारी चीज़ें जो हैं ईजिली समझ में आएंगी। बट फिलहाल बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सर ये तो बहुत हायर क्लासेस की चीज़ें, नहीं, एकदम नहीं। आपके सिलेबस में बहुत ही ये छोटे से टॉपिक को मतलब इजीली जो है समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया। मेरी बात समझना, ध्यान से देखो, समझना क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं ये समझ लेते हैं सर LCR है कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कैसे बनाया जाता है। तो चलो मान लिया हमने सर, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, जो तीनों की तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। देखो आपके सिलेबस में केवल सीरीज ही है, पैरेलल नहीं है। ठीक है ना, पैरेलल के थ्रू भी हमें LCR मिलता है, सीरीज के थ्रू भी। तो हम बात कर रहे हैं अपने सीरीज LCR सर्किट की, है ना, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहली चीज, टू अ अल्टरनेटिंग सोर्स, मतलब किसी भी एक अल्टरनेटिंग करंट से एक सोर्स से क्या है वो कनेक्टेड है। देखो हमने कहा सर कुछ इस तरीके से बना लेते हैं अपना फिगर। ये हमारी है रेजिस्टेंस, ये हमारा है इंडक्टर, ये हमारा रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, और ये है हमारी कैपेसिटर, हमारी नहीं, इस सर्किट की कैपेसिटर। ओके, और हमने सर इन तीनों को क्या किया, ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और हमने इनको तीनों को क्या किया है, एक अल्टरनेटिंग सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, अच्छा देखो, हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का ही यूज करेंगे। ये जो आपकी देखो बेसिक, देखो एक डिफरेंस छोटा छोटा समझो। आपकी जो R होती है, तो आप इस R को ना, आप इस R को जो है DC से DC में कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हमने कहा सर LC हो, LR हो, ठीक है, LCR हो, तो इसको आप DC में ऐड नहीं कर सकते, आप इसको DC के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो हमने कहा ठीक है सर ऐसा हुआ। सब बात की बातें हैं, सब जो है आपके बात की बातें, बात की नॉलेज है। देखो हमने कहा सर हमारे पास ये R है, तो देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, हमारी एक वोल्टेज होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे VR। ठीक है, इस इंडक्टर के अक्रॉस हमारी वोल्टेज होगी, जिसको हम कहेंगे VL, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज होगी, जिसको हम कहेंगे VC। सिंपल, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल भी, इतनी बात क्लियर है ना। अच्छा, VR इज इक्वल टू क्या होगा, VR इज इक्वल टू हम IR भी लिख सकते हैं, VL इज इक्वल टू हम जो है I इंटू XL भी लिख सकते हैं, VC इज इक्वल टू जो है हम वो I इंटू XC भी लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात समझो। अच्छा, तो हमने कहा, अब देखो हमारा जो VR है, अब बात समझो मेरी। हमने कहा सर जो R हमारा अगर सर्किट में, अगर हमारे सर्किट में अगर एक रेजिस्टेंस होता था, तो वो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती थी और जो करंट होती थी, तो वो दोनों कैसे होते थे, सेम फेज में होते थे। तो इसके लिए हमने कुछ ऐसा बना लिया। ध्यान से मैंने बच्चे, बहुत ही इजी है यार, बहुत आसान है। ठीक है, तो हमने कहा सर ये हमारी I0 है और ये हमारा VR है, दैट इज ये दोनों आपस में सेम फेज में है। इसका मतलब यही तो है। इस इंडक्टर की बात करते हैं, तो याद करो इंडक्टर में क्या होता है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए ना कि इंडक्टर में हमारी जो वोल्टेज है
वो 90 डिग्री लीड करती थी, वोल्टेज 90 डिग्री लीड करती थी, दैट इज वी नॉट एल, और ये हमारा है आई नॉट। सिमिलरली ये कैपेसिटर के केस में हमारी जो कैपेसिटर में जो वोल्टेज होती थी वो 90 डिग्री लैग करती थी, दैट मीन्स वी नॉट सी, है ना, लैग करेगा किससे, करंट से, कितने 90 डिग्री, 90 डिग्री ये लीड करेगा। आ रही बात समझ में, ये सारी चीज़ें हो गई। तो बस वही चीज़ हमें यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है, बस हो गया। अब देखो कितना आसान है। हमने कहा कि सर सिंस हमारा जो वोल्टेज है दैट इज, है ना, वी आर, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस, क्या हो गया वोल्टेज, वी आर का मतलब क्या है, वी आर आपने जैसे ही लिखा तो इसका मतलब है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी आर, ठीक है ना, इन सेम फेज, इन सेम फेज विथ आई। तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे सर, वी नॉट आर। याद करो हमें 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 फेजर डायग्राम, मैंने आपको बताया है बार बार कि अगर हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होता है तो हम जो है मैक्सिमम वैल्यू या आईआरएमएस या वीआरएमएस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, दैट मीन्स वी नॉट आर, है ना, मैक्सिमम वैल्यू अक्रॉस ये रजिस्टर, है ना, मतलब उस रजिस्टर में जो भी हमारी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, वी नॉट आर इज इक्वल टू क्या कहेंगे, आई नॉट आर। ओके, और ये दोनों हमारे जो होंगे, इसमें हमारा जो वी आर होगा और जो आई होगा वो आपस में कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे। दूसरी बात, ये पहली कंडीशन हो गई आर के लिए। हमने कहा सर दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं एल के लिए। तो देखो हमने कहा कि वी एल का मतलब क्या होगा कि वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है, क्या होगा, लीड करेगा, लीड, ठीक है, बाई लीड आई, मतलब आई को लीड करेगा बाई 90 डिग्री, है ना। तो इस केस में देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वी नॉट एल इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल। बोलो मैक्सिमम वैल्यू, क्यों, क्योंकि हम फेजर डायग्राम, हम लीड और लैग की बात कर रहे हैं, तो लीड एंड लैग की अगर हम बात करेंगे तो हम मैक्सिमम वैल्यू या आईआरएमएस वैल्यू को लेंगे ना। हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हमने कहा था हमारी जो यहाँ से वीसी है वो क्या करेगी, वो लैग आई बाई 90 डिग्री, दैट मीन्स वी नॉट सी इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी। अब मेरी बात समझो, इतनी बात समझ में आई आपको, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो समझ लो यार, देखो कुछ भी नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग से अगर आपने ये करते चले आया ना, आर से लेकर के यहाँ तक अगर आप अगर आए हो ना, तो सच बता रहे हैं, मतलब 100% हम सच बोल रहे हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर के आपने अगर यहाँ तक अगर आपने अगर देखा है वीडियोस को अच्छे तरीके से, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए या नहीं आ रही होगी। ओके, नाउ हमने कहा सर ये हो गया आई नॉट एक्स सी, आई नॉट एक्सएल और आई नॉट आर। अब हम इसका क्या करते हैं, हम इसका एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। चलो ओके सर, तो सबसे पहले हमने कहा सर हम जो है सबसे पहले अपने आई को बना लेते हैं, वो वाला आई नहीं, ये वाला आई। ओके, आई नॉट, आई वाला आई। अब देखो जी, बात समझ रहे हैं यहाँ से आप, आपने कहा था इसमें रेजिस्टेंस भी है, इसमें हमारी रजिस्टर भी है, तो वोल्टेज अक्रॉस जो रजिस्टर होती है, वर्ड पे ध्यान दो, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वो क्या होंगी, वो हमारी सेम फेज में होंगी, है ना। तो हमने कहा सर मान लो ये वी नॉट आर है, ये वी नॉट आर और आई नॉट आपस में कैसे हैं, सेम फेज में। वी नॉट आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री क्या करता है, वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। चलो तो लीड करा देते हैं भाई। तो ये हमारा जो वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर, दैट इज वी नॉट एल, वो क्या कर गया देखो 90 डिग्री लीड कर गया। अच्छा, सिमिलरली हमारी जो वोल्टेज होती है अक्रॉस कैपेसिटर, वो क्या करती है, करंट से 90 डिग्री लैग करती है। चलो भैया हमने लैग करा दिया 90 डिग्री, दैट इज वी नॉट सी, है ना, वी नॉट सी। अब मेरी बात समझो, अब यहाँ पर ना तीन चीजें हैं। देखो पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले वीडियो में देखो क्या था कि यहाँ पे ये वी नॉट आर नहीं होता था। मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पर ये वी नॉट आर नहीं होता था। तो नहीं जब होता था तो हम मान लेते थे कि चलो ये अगर बड़ी है तो हमारा जो रिजल्टेंट है इन दोनों वोल्टेज का, बात समझो, ये भी नहीं है, तो इन दोनों रिजल्टेंट का, इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट जो होगा वो या तो इस साइड होगा, वो या तो इस साइड होगा। बात समझना, इन दोनों, भाई हमने कहा ना रस्सी आप खींच रहे हो, एक रस्सी है, एक आपका मित्र इधर है, आप इधर से आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो आप रस्सी को इधर खींच सकते हो, या फिर आपके मित्र ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो आपका मित्र जो है वो रस्सी को इधर की तरफ खींच लेगा। तो देखो मान लो
ये VL ने ज़्यादा फोर्स लगाया, ठीक है, इसकी जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो इसकी अगर वोल्टेज, अगर पोटेंशियल अगर इसकी ज़्यादा है तो रिजल्टेंट इधर की तरफ भी मिल सकता है, और अगर समहाउ अगर ये ज़्यादा हो गया तो इसको रिजल्टेंट इधर की तरफ भी मिलेगा। ऐसा होगा, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, क्योंकि जिसमें हमारी कभी जो है वो वी नॉट एल ज़्यादा होगी या वी नॉट सी ज़्यादा होगी, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी। ओके, तो हमने कहा कि चलो हम मान लेते हैं कि एट इंस्टेंस हमारा वी नॉट एल जो है वो वी नॉट सी के कंपेरिजन में ज़्यादा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम फिर से बोल रहे हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट हमें एक लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमने कहा सर अगर वी नॉट एल ज़्यादा होगा तो बताओ इन दोनों वोल्टेज का, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस सी एंड वोल्टेज अक्रॉस एल, वो बताओ किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में। अगर हम वोल्टेज अक्रॉस वी एल को ज़्यादा मान रहे हैं तब, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हम फिर से बोल रहे हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने कहा सर इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। देखो वी ये माइनस है, मेरे कॉपी में माइनस लगा लेना, तो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ये हमारी ओवरऑल नहीं, ये हमारी इन दोनों की क्या हुई, रिजल्टेंट हुई। ये हमारी इन दोनों की क्या हुई, रिजल्टेंट हुई। नाउ अब यहाँ पर भी एक वोल्टेज है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ पर भी तो एक वोल्टेज है कि नहीं, यहाँ पर भी तो एक वोल्टेज है। तो अभी ये जो रिजल्टेंट आई है वो इन दोनों की आई है। अब क्या करने वाले हैं, अब हम इन दोनों की रिजल्टेंट ले लेने वाले। तो यार देखो एक वोल्टेज है इस तरफ, एक वोल्टेज है इस तरफ। ओके देखो, तो हमने क्या कहा भाई, चलो क्या ही बताया जाए। देखो अच्छा, हमने कहा कि हमारी एक वोल्टेज इस तरफ है, एक वोल्टेज इस तरफ है, तो बताओ इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इस तरफ होगा। दैट इज एक ये इन दोनों का, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज इस तरफ है और एक वोल्टेज इस तरफ है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, वो होगा इस तरफ। आगे बात सुनिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लिया जाए, मतलब कुछ ऐसा जो इसके वोल्टेज से और इसके वोल्टेज से मैच कर जाए भाई, कुछ ऐसा। एक मिनट, यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं ना, यहाँ पे आना चाहिए ना, तभी तो देखो ये ऐसे 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 मैच करेगा। अरे यार ये सब थोड़ी सी चीज़ें ना पहले फिक्स कर ली जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। और इस वैल्यू को हम लोग कहेंगे क्या, इस वैल्यू को हम लोग कहेंगे ई नॉट, दैट इज हमारी ये जो हमारी है ना, हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज होगी, ओवरऑल वोल्टेज की रिजल्टेंट। समझो मेरी बात समझो, हमने कहा ये दोनों है पहले वोल्टेज है, इन दोनों का रिजल्टेंट मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हुआ। अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो मिल गया, अब एक ये वोल्टेज मिला, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर मिला, एक ये वोल्टेज है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारा जो है एक फेज बनाएगा, यानी कि अब हमारी जो ये जो करंट है ना, ये जो करंट है हमारे रिजल्टेंट वोल्टेज के साथ एक फेज एंगल बना रही है, दैट मीन्स फाई बना रही है। अच्छा, मे बी पॉसिबिलिटी ये भी थी, बात समझना, ये भी थी कि मान लो हमारा वी नॉट एल इधर हो, ये हमारी आई नॉट हो, ये हमारा यहाँ पे जो है वो वी नॉट आर हो, और ये हमारा जो है इधर की तरफ हमारा क्या हो, वी नॉट सी हो। अब मे बी पॉसिबिलिटी ये भी थी, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, तो अगर ये बड़ी है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना। हमने कहा ये हमारा वी नॉट सी है, तो मे बी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा इधर होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज दैट इज वी नॉट एल का और वी नॉट सी का मे बी इधर भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल ये भी होगा। तो अब देखो, अब हम जो रिजल्टेंट बनाएंगे वो इधर की तरफ बनाएंगे, यानी कि इस केस में हमारी जो वोल्टेज है ना, वो करंट से क्या करेगी, हमारी जो रिजल्टेंट ओवरऑल जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो करंट से लैग करेगी, है ना, विद फेज फाई। और इस केस में हमारी जो वोल्टेज है, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज है वो लीड कर रही है बाई फेज फाई, और ये लैग कर रही है बाई फेज फाई। समझ रहे हो, तो ये दोनों ही पॉसिबल कंडीशन है। एक और कंडीशन हो सकती है कि जब वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाए, वी सी। आगे बात सुनने, अगर आपने पिछले वाले वीडियो को देखा है तो यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है। बहुत देखो आसान है बच्चे, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, बहुत आसान है। चलो, तो हमने कहा सर अब हम इस चीज, मतलब हमने कहा कि देखो, हमने कहा हाँ सर यहाँ से हमारे पास 3 कंडीशन है, ठीक है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि अगर इन केस वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, है ना, बात समझो। हमने कहा कि सर हम ये एट इंस्टेंस, हमने कहा कि एट इंस्टेंस वी एल
इज ग्रेटर देन वी सी। तो देखो अब मेरे को ये बताओ कि इसका तो देखो जो रिजल्टेंट होगा वो देखो क्या होगा। तो देयर रिजल्टेंट, तो देयर रिजल्टेंट मतलब किसका रिजल्टेंट, वी नॉट एल और वी नॉट सी का रिजल्टेंट। ठीक है, देयर रिजल्टेंट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ वी एल नॉट एंड वी सी, वी नॉट सी सॉरी वी नॉट एल और वी नॉट सी, चाहे जैसे लिख लो। ठीक है ना, रिजल्टेंट आर मीन्स रिजल्टेंट ऑफ दिस। तो देखो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा वी एल माइनस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। वैसे आप केवल वी एल और वी नॉट सी वी सी भी ले सकते थे, बट बुक वाला ऐसे ही किया, वी नॉट लिया ही नहीं है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। वी नॉट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हमने जो है अभी इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला ना, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। अभी इन दोनों की कहानी खत्म, वी नॉट एल की और वी नॉट सी की कहानी खत्म। अब इन दोनों की जगह ऐसा समझो कि इन दोनों की जगह ये हट गया और क्या आ गया, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी आ गया। अब इसका और इसका रिजल्टेंट लेंगे। नाउ हमने कहा सर नाउ रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज एंड रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस आर। ठीक है, तो अब इसका रिजल्टेंट ले लिया जाए। अब मेरी बात समझो, अब सोचो, ऐसे सोचो, मेरी बात समझो। देखो हमने कहा सर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये नहीं है, आप ऐसे बना लेना ये सब सारी चीजें। सोचो ये नहीं है, केवल ये है और ये है, सॉरी ये है और ये है, ये है और ये है, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा। तो अब बताओ, अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो क्या कहोगे, ये तो कहोगे ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर का स्क्वायर और प्लस ये देखो वी नॉट एल का स्क्वायर और माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर। बोलो ही तो कहोगे। नहीं समझे। देखो हमने कहा सर मेरे पास ये था, ये हमारे पास जो है, मान लो ये हमारा y था और ये हमारा x था। तो क्या बोलोगे आप, ये तो बोलते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग जो भी मान लो आपका हो p हो, तो आप कहोगे ना p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो इतनी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू देखो इतनी है, तो मतलब ये समथिंग ऐसा है कुछ। तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर दैट मीन्स वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस अब ये y की जगह देखो, y तो है नहीं, y की जगह ये इतना है, तो इतना। ठीक है, इतने मतलब इतने का स्क्वायर, मतलब समझ रहे हो ना ये चीज। सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गया ना, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है भाई, आपने सर कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। हाँ भाई ये देखो, तो कितना हो जाएगा, ये इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी ठीक है भाई, रूल तो रूल है, रूल जो है वो सर यूनिवर्सल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर अपने हिसाब से रूल बना दो। चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं भाई, है ना। इतने का स्क्वायर और इस ओवरऑल का क्या कर दिया जाए, होल स्क्वायर कर दिया जाए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलो अब देखो, अब क्या करना है, अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है। मतलब यहाँ पे वी नॉट आर की वैल्यू रखो, तो देखो वी नॉट आर की वैल्यू देखो कितनी है, आई नॉट आर। वी नॉट एल की वैल्यू रखो, वी नॉट सी की वैल्यू रखो। चलो रख दी जाए। देखो हम रखते हैं, हमने कहा सर ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, वी नॉट आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू रखते हैं वी नॉट एल। तो वी नॉट एल की देखो वैल्यू कितनी है, ये है आई नॉट एक्सएल का होल स्क्वायर माइनस वी नॉट सी की वैल्यू देखो कितनी है, आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। इतना है, ठीक है। अच्छा इस पूरे का क्या, इस पूरे का भी क्या, इस पूरे का भी होल स्क्वायर। बोलो ऐसा करेंगे ना। एक मिनट से क्या क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर नहीं ना, इसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है चलो। तो इस पूरे का क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया, मतलब दिमाग ही उड़ गया है। ओके, आई नॉट आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, यहाँ से ऐसा करो आई नॉट कॉमन ले लिया, बात समझना। कुछ ऐसे देखो कंफ्यूजन है, एक मिनट, आई नॉट और ये देखो क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी का और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। ऐसे तो होगा नहीं, फिर से मल्टीप्लाई करो तो बात तो वही होगी। तो यहाँ से आप जब बाहर निकालोगे आई को, तो क्या बाहर निकलेगा, आई नॉट स्क्वायर बाहर निकलेगा। देखो क्या निकलेगा, दैट मीन्स आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर और प्लस आई नॉट स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ से आई नॉट स्क्वायर कॉमन हो गया और कॉमन लेकर के हमने भेज दिया इधर इसके अपॉन में। बोलो यहाँ से कॉमन हुआ, कॉमन होकर के आ गया इसके अपॉन में। तो अपॉन में जैसे ही आया तो हमें देखो क्या मिला, हमें मिला ई नॉट स्क्वायर अपॉन आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस
एक्सी, एक्सएल है ये और एक्सी है ये, है ना, का होल स्क्वायर। तो इसका हम क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन आई, सॉरी ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट में आ जाएगा ना, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस ई नॉट अपॉन आई नॉट को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इम्पीडेंस, दैट इज जेड। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हमें फिर से इम्पीडेंस का फॉर्मूला मिल गया इन केस जब हमारा सर्किट कैसा हो, LCR सर्किट हो। आगे बात में यहाँ तक बताओ, आपको बात समझ में आई, ये चीज आपको समझ में आया है ना? ठीक है, तो ये हमारा दैट इज हमारा रेजिस्टेंस है। चलो, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं और इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएंगी, टेंशन वाली लिखने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है, आप लिख लोगे। अच्छा, अब यहाँ से देखो, एक आपको ट्राइंगल मिल रहा है ना, ठीक है, आपको एक ट्राइंगल मिल रहा है। कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, ये देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल, ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्राइंगल, है ना। अब ये ट्राइंगल हमारा क्या शो करता है, तो ये हमारा ट्राइंगल जो है शो करता है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखो क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जेड, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं क्या, इम्पीडेंस ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट है क्या है इम्पीडेंस ट्राइंगल, तो आप ये चीज़ें बता सकते हो, नोट में ये चीज़ें मेंशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। भाई देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर वी एल माइनस वी नॉट सी, या फिर जिसको हम कहेंगे एक्सएल माइनस एक्स नॉट सी, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्स नॉट सी ही तो होगा। ओके, ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें हम लोग बेसिकली 3 केसेस की बात करेंगे। कितने केस की बात करेंगे, 3 केस। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो ये वाला 3 केस नहीं कि ये पहला दूसरा नहीं, भाई देखो ये वाला 3 केस नहीं यार, ये वाला 3 केस कि जब वी नॉट एल बड़ा हो गया तब ठीक है। क्या होता कि अगर वी नॉट सी बड़ा होता तो इधर की तरफ बनता, मैंने आपके अब जो बना करके मैंने आपको जो दिखाया था। एक और कंडीशन हो सकती थी कि क्या होता अगर वी नॉट एल और वी नॉट सी बराबर होती, तो हम ये बात करेंगे 3 केस की। इंपॉर्टेंट है, चलो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं केसेस की। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है LCR सर्किट। आप यार देखो कितना आसान है, आप खुद कमेंट करके बताओगे हाँ सर आसान है या डिफिकल्ट है, बताओगे, कमेंट नहीं करते हो आप बताओगे, ठीक है। चलो ओके, देखो चलो हम बात करते हैं अपने केसेस की, ठीक है। तो फर्स्ट हमने, अब हम वहाँ से देखो जो हम फाई की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, फाई की वैल्यू। तो देखो फाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो हमने फर्स्ट केस में ये कहा कि सर क्या हुआ अगर हमारा एक्सेल क्या हो बड़ा था एक्सी से। तो इसका मतलब ये था कि देखो जब एक्सेल जब ग्रेटर था तो अपने फेज डायग्राम को देखो, आप ये कहोगे कि हमारी जो वहाँ पे जो ओवरऑल जो वोल्टेज थी, यानी कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज थी वो करंट से 90 डिग्री, सॉरी करंट से किसी एंगल पर लीड कर रही थी, और वो एंगल कौन सा था, फाई। हमने कहा कि इन केस हमारी जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, ओवरऑल जो रिजल्टेंट वोल्टेज है इंक्लूडिंग वी आर वी एल, ठीक है, वी सी, इन सभी की जो ओवरऑल जो वोल्टेज है, ठीक है, ओवरऑल जो हमारी वोल्टेज है वो क्या कर रही है, वो हमारी लीड कर रही है, लीड है ना, लीड आई बाई फेज फाई, 90 नहीं फाई, ठीक है। तो फाई, तो इस केस में हमने कहा सर देखो tan फाई इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, या फिर आप कॉस फाई भी लगा सकते हो, है ना। कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन जेड, ये हो जाएगा। ओके, और देखो इस टाइप के सर्किट को हमने कहा कि जब हमारी अगर एक्सेल अगर ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि हमारी ये जो सर्किट है ना वो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है। डोमिनेटेड का मतलब जो ज्यादा अमाउंट में हो, ठीक है। और हम ये कहेंगे कि हमारी जो सर्किट है एंड द सर्किट, वो वाला सर्किट नहीं भैया, ठीक है, कौन सा, अरे एक और सर्किट होता है, हाँ सर होता है, एंड द सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। क्लियर है ना।
तो ये हमारी हो जाएगी इंडक्टेंस। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट इन केस व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। दूसरा केस क्या है कि एक्सएल इज लेस देन एक्सी। तो अगर एक्सी से लेस हो गया मीन्स हमारी सर्किट कैसी होगी, तो हमारी जो सर्किट होगी वो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड होगी। इन केस हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड। इस केस में अच्छा, तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो इस केस में देखो हमें जब जो tan फाई है, मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan फाई इक्वल टू देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर मिलेगा। ओके, और या फिर अगर हम cos फाई इज इक्वल टू कहें तो हमें मिलेगा सेम वही चीज आर अपॉन जेड। इसमें तो वही मिलेगा ना, आर अपॉन जेड ही होगा। ओके, और इस केस में हम कहेंगे कि हमारी जो सर्किट होगी वो क्या होगी, वो हमारी होगी कैपेसिटेंस डोमिनेटेड। डोमिनेटेड मतलब जानते हो ना, हाँ सर डोमिनेटेड सर हमें क्लास 10th में पढ़ा था। कौन सा चैप्टर, इनहेरेंस वाला है? हाँ सर याद है, बायोलॉजी वाले बच्चे क्यों खुश हो गए? हाँ सर याद है मतलब अभी भी वो पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, इतने तो जो था इनहेरिडेंसी मतलब भाई कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आपके पेरेंट्स से ज़्यादा मैच करती है, क्या आपका नाक आपके पापा की तरह है या आपका कान आपकी मम्मी की तरह है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी ना। फिलहाल चलो सर, हम तो भी सर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप बायो पढ़ाने लगे। नहीं, बायो नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। डोमिनेटेड मीन्स कौन ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमें यहाँ से मिली, ठीक है ना, जिसके बेसिस पे हम LCR सर्किट को यूज करते हैं एज अ रिसीवर की तरह, मतलब एज अ एक हम एंटीना में हम उसको एज अ रिसीवर की तरह यूज करते हैं, जिसके बेसिस पे हम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑब्टेन करके उस चीज को हम इजिली सुन सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है कि ये यहाँ से है ना हमारी जो है ना एक अलग टॉपिक हमारा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझो, जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा जो है अब डिश टीवी का जो केबल होता है, वो जो है ना डिश टीवी जो लगा हुआ है टाटा स्काई जो भी आपके पास लगा हो, ठीक है, तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं ना वो सारी सारी वर्क करती हैं EM वेव पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। समझ रहे हो? तो LCR सर्किट में हमारी जो वेव जो हमारी मिलती है वो जस्ट लाइक बिहेव करती है जैसे EM वेव की तरह। वो क्या है हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो आपके जितने भी फोन्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो सारी की सारी जो रेडियोज हमारी होती थी वो सारी सारी हमारी वर्क करती हैं EM वेव के बेसिस पर। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जितने भी आज के समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो सारी की सारी हमारी EM वेव पे वर्क करती हैं। ठीक है, तो जो कि यहाँ से हमें मिलेगा थर्ड कंडीशन पे। हमने कहा सर क्या हो कि अगर हमारी जो एक्सएल है वो एक्सी के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब बात समझो, अगर एक्सएल अगर एक्सी के अगर इक्वल हो गया तो आप यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या बताओगे, 0। अरे भाई कैसे, देखो किसी भी एक वैल्यू में रख लो। तो आपने कहा सर tan फाई इज इक्वल टू 0 अपॉन आर। तो आर अपॉन 0 अपॉन आर का मतलब क्या, 0। और tan फाई की वैल्यू 0 मीन्स फाई इज इक्वल टू मीन्स tan कितने, ऐसे तो देखो tan फाई इज इक्वल टू 0। तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0। तो आपने कहा सर tan फाई इज इक्वल टू tan 0, tan 0 डिग्री बराबर 0, tan से tan कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू 0। हाँ सर ये तो बात की बात थी। ठीक, ये समझाने के पर्पज से ऐसे हम आपको बता दिए। ओके, अब देखो यहां से अगर हमने कहा सर अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब पता है देखो क्या है, इसका मतलब है ना कि हमारी अब ये जो LCR सर्किट है ना वो हमारा इट एक्ट एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है भाई, देखो एक्सएल और एक्सी आपस में इक्वल, ठीक है, तो अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगी, अब वो हमारी कैसे ट्रीट करेगी, अब उसमें केवल बच गया हमारा रेजिस्टेंस, है ना, तो हमारी एक्ट करेगी एज अ रेजिस्टेंस की तरह। और याद करो जब हमारी कोई एक सर्किट जो प्योरली रेजिस्टिव होती थी तो उस केस में हम क्या कहते थे सर, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। अब आपने कहा सर, अब देखो मेरी बात यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना, आपने कहा सर आपके पास जो z इज इक्वल टू था वो क्या था, अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ये था, ये एक्सएल सफिक्स में होता है। तो एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो जेड इज इक्वल टू क्या मिला, आर। बोलो, तो इसके जगह हम आर लिख सकते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि इट एक्ट एज प्योर रजिस्टिव सर्किट। समझ रहे हो ना ये चीज, ठीक है। यहाँ से हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, IRMS निकाल सकते हैं, ERMS अपॉन, ठीक है। तो अब ये कंडीशन हमारा कहलाता है रेजोनेंट कंडीशन, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं अब रेजोनेंट की। क्लियर है ये चीज, बताओ आपको यहाँ तक समझ में आया। आपने कहा सर इसके बाद वाला सर आप क्या बोलो, मेरे को समझ नहीं आया। देखो समझते हैं, अभी हम उस टॉपिक पर तो आ जाने दो। ये चीज फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आई ना कि हम इसको प्योर रजिस्टिव सर्किट क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि रीजन है ये भाई। यहाँ पे जेड कहाँ गायब हो गया, तो सर हमने जेड की जगह क्या रख दिया, आर, इन केस ऑफ व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा, तुम्हारी जो सर्किट होगी वो एक्ट करेगी एज अ प्योर रजिस्टिव सर्किट की तरह, ठीक। चलो अब देखो, अब देखते हैं यहां से। देखो हम बात करते हैं अपने एक रेजोनेंट कंडीशन की, है ना। क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जो बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज क्या है, अब हम ये चीज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है हर बार। इसके भले ही न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, लेंदी कहने का मतलब कैलकुलेशन बड़ा भयंकर होता है, स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो, ये वो, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, बट अगर थ्योरी आता है तो अच्छी बात है, न्यूमेरिकल भी आएगा तो कर लोगे, बस आपका कैलकुलेशन जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, बट लेकिन करना, ठीक है। ओके, देखो बच्चे ना, हम बात करते हैं रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। कि सीरीज LCR सर्किट में जो रेजोनेंस का क्या क्रिएट होना है, यानी कि हम ये चीज समझते हैं ना पहले क्या कि सर ये एग्जैक्टली रेजोनेंस क्या चीज है। देखो आपने बहुत पहले क्लास 9th में या क्लास 10th में, मेरे ख्याल से क्लास 9th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि जो सोल्जर होते हैं ना, वो अपने स्टेप्स को मिला करके नहीं चलते, मतलब कि हर एक स्टेप में अलग अलग सोल्जर अपने अलग अलग पैर को रखते हैं। अब इसका देखो रीजन क्या है, अगर वो किसी ब्रिज पर चल रहे होते हैं तो आपने ये पढ़ा था कि अगर वो ऐसा करेंगे, अगर वो सभी एक साथ अगर अपने स्टेप्स को रखेंगे तो उन स्टेप्स के थ्रू क्या होगी, एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगी। अब देखो हर एक चीज की क्या है ना बच्चे, अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी है। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पढ़ने की आपकी एक फ्रिक्वेंसी है, आपके दोस्त के पढ़ने की फ्रिक्वेंसी कुछ और है। हाँ सर, आपके वीडियो अपलोड करने की भी फ्रिक्वेंसी बड़ी अजीब है। हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हमने कहा सर क्या होगा कि अगर सारे के सारे सोल्जर जो हैं वो एक ही स्टेप को अगर मिला करके चलते हैं, तो देखो जो अब क्या है, ब्रिज है, ब्रिज बनाई गई है, तो उस ब्रिज की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। मान लो ये ब्रिज है, ठीक है, तो भाई इस ब्रिज की भाई देखो अपनी अलग एक अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। मतलब अगर इस फ्रिक्वेंसी पर अगर ये इतना मूव अगर कर रहा है तब तक ये सेफ है, लेकिन अपनी इस नेचुरल फ्रिक्वेंसी से जहां भी थोड़ा सा ज्यादा ये मूव किया तो वापस आना पॉसिबल नहीं है और ये गिर जाएगा। समझ रहे हो, तो हर एक चीज की अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, इस वजह से सोल्जर होते हैं वो कदम से कदम मिला करके नहीं चलते। ये तो बात हो गई सर, आप तो सर डिस्ट्रक्शन वाले की बात कर दिए, हम बात करते थोड़े से अच्छे वाले वे में बात कर ले। देखो यहाँ पे हम रेजोनेंस को हम कैसे समझ सकते हैं, मान लो कि आपका एक मित्र है जो झूला झूल रहा है, इस तरीके से करके जो है झूला झूल रहा है, ठीक है। मित्र आगे गया, अपने आप झूल रहा था और आप आए पीछे से, मित्र आगे गया और जब वो पीछे आया, ठीक है, पीछे यहाँ तक आया और आपने उसको और ऐसे खींच लिया, समझ गए, तो उसकी तो अपनी एक फ्रीक्वेंसी तो थी ही थी, साथ में आपने उसमें अपनी फ्रीक्वेंसी भी, मतलब उसमें आपने एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी। तो अब ये जो कंडीशन हुआ, तो अभी आपका जो मित्र था ना वो यहां से यहां तक ऐसे जा रहा था, समझ रहे हो, यहां से यहां तक जा रहा था। अब क्या हुआ, आपने उसको ऐसे पीछे खींचा और ये ऐसे एकदम भेज दिया, तो अब आपका जो मित्र है वो कुछ ऐसे ऐसे क्या करने लगा, मूव करने लगा। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, आपके मित्र के लिए, आपके लिए नहीं, आप तो मजा आएगा आपको, ठीक है। तो वो जो कंडीशन हुई ना, वो हम उसी कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। समझ में आ रही बात, रेजोनेंस का मतलब समझ में आया ना। हम बात करते हैं रेजोनेंस इन एसी, मतलब इस अगर हम इस अपने इस अल्टरनेटिंग करंट में, मतलब कि अगर हम अपने किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम बात करें, तो उस सर्किट में हम देखो रेजोनेंस को हम कैसे देखो डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो हमने कहा कि भाई जैसे मान लो हमने कहा सर कि कोई भी एक सर्किट है, ठीक है, तो देखो इसको ऐसे थोड़ा सा समझते हैं। देखो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लो हमने कहा सर मेरे पास कोई एक सोर्स था, ठीक है, और उस सोर्स से भाई देखो सोर्स है, अगर हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की अगर वो सोर्स है, दैट इज मान लो हमने कहा ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट
ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी एक अल्टरनेटिंग एफ की सोच थी। और इससे मान लो भाई देखो इसकी क्या होगी, इसकी कोई एक फ्रीक्वेंसी होगी ना, इसकी कोई एक फ्रीक्वेंसी होगी सर, बिल्कुल होगी। अब क्या हुआ कि अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी, अब हमने कहा सर मान लो मेरे पास एक एलसीआर सर्किट है। कौन सी सर्किट है? एलसीआर सर्किट है। तो ये बताओ एलसीआर सर्किट की भी क्या होगी, अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, मतलब इसका भी तो कुछ ना कुछ पावर होगा, इसके भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होंगे ना। तो क्या हुआ, अब इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसका जो पावर है, ठीक है, इसका जो पावर है ना, वो क्या हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। मतलब देखो अब हम जब आगे पढ़ेंगे ना, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो ये जो वेव है ना, वो दो तरीके से बन सकती है। एक हमारा बनेगा कंस्ट्रक्टिव वेव, एक हमारा बनेगा डिस्ट्रक्टिव वेव। तो कंस्ट्रक्टिव वेव कब बनेगा, जब दोनों फ्रीक्वेंसी जैसे ये भी है और मान लो एक और ये ऐसे, समझ रहे हो, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से अगर हमारा बना तो देखो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी बन रही है, ये देखो ये एक कंस्ट्रक्टिव है ना, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करी। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि दोनों सेम फेज में आ गई। तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी। वो अभी हम बाद में अगले वाले चैप्टर में ईएम वेव में पढ़ेंगे, और ये सारी की सारी हमारी ईएम वेव ही है, समझ लो। तो हमने कहा सर हमारे पास कोई एक सोर्स था जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी थी, है ना। अब हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ पावर होगी। तो उसका जो पावर है, मतलब हमने कहा कि जो ऑसिलेशन है पर्टिकुलर हमारे सर्किट की, वो क्या हो गई, वो इस एलसीआर सर्किट की वजह से उसकी जो ऑसिलेशन है, यानी कि उसका जो एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम हो गया, समझ रहे हो। तो इस टाइप का जो फिनोमिना हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में मिला, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक या फिर रेजोनेंस इन, ऐसे कह लो कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कह लो, या नॉर्मली रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट कह लो। मतलब आगे बात समझ में, हमने कहा कि जो एम्पलीट्यूड है ना करंट का, जैसे मान लो अगर हमारी ये अभी मान लो अभी आई यहाँ पर थी, ठीक है, अब एक रेजोनेंस क्रिएट हुआ, और रेजोनेंस के थ्रू हमारी जो अब आई जो अभी यहाँ से यहाँ तक थी, वो मान लो यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो करंट हमें क्या मिल गई, मैक्सिमम मिल गई। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंट कंडीशन। और ये जो हमें जो सर्किट मिली इस तरीके की, इस सर्किट को हम कहते हैं रेजोनेंट सर्किट। दो बातें हैं, देखो नोट्स में क्या ना कि मैंने आपको डिटेल में एकदम एग्जाम्पल तो नहीं कह सकते, एग्जाम्पल तो मैंने आपको यहाँ पर दिया है, नोट्स में मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो थोड़ा सा वो बड़ा है, वो चाहे तो आप उसको लिखो, चाहे तो मत लिखो, ठीक है, बट मत ही लिखना, पढ़ लेना, आपको इजीली जो मैंने यहाँ पर बताया सेम वही चीज़ वहाँ पर भी है। बस एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे करके बताया कि हाँ किस तरीके से आप रेजोनेंस को समझ सकते हो। सिंपल समझो कि सेम फेज में इनके जो वेव्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे, है ना। तो दैट कंडीशन हमारी जो मिलेगी, हम उसको कहेंगे क्या, हम उसको कहेंगे रेजोनेंस कंडीशन। क्लियर है। अब तो रेजोनेंस कंडीशन में सर आपको क्या करना है, सिंपल सी एक बात हमने यहाँ पे देखी कि हमारी जो करंट की जो अमाउंट है वो क्या हो गई, वो मैक्सिमम हो गई, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आप ये चीज़ लिख सकते हो क्या, कि हमारी जो रेजोनेंस कंडीशन है, हमने कहा कि सर ए सीरीज ऑफ एलसीआर, ठीक है, एलसीआर की एक ऐसी सीरीज इज सेड टू बी इन रेजोनेंस, NANC, okay, resonance is said to be a resonance condition when current through it has maximum value, current through it has मैक्सिमम वैल्यू। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, मतलब यहाँ पे एक बात क्या कि हमारी जो करंट है ना सर्किट की, वो करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। देखो अब मैक्सिमम कैसे होगी, तो मैंने आपको बताया था, याद करो, जब Z क्या हो गया था, जीरो हो गया था। जब Z अगर हमारा जीरो हो गया था, तो उस केस में हमें जो I मिला था वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम ही मिलेगा। भाई Z जीरो हो गया, दैट मीन्स I आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, मैक्सिमम मिलेगा, है कि नहीं भाई। जितना ज़्यादा आप ये कहते हो ना आई और आर में क्या रिलेशन है, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा करंट, यही तो होता है। आई आर में क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा, यही तो होता है, ठीक है। तो हमने ये कहा, अब देखो, तो हमने कहा सर करंट की हमें क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू मिली। अच्छा, फिर हमने एलसीआर सर्किट से हमने ये देखा था कि Z इज इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट देख लेते हैं, वही चीज हम फिर से देखो बता रहे हैं, समझ रहे हो, R² प्लस XL माइनस
एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर हम कहें कि मान लो जब हमने सर्किट में, जब हमारी सर्किट में मान लो जब वोल्टेज स्टार्ट हुआ मतलब फ्लो होना जब स्टार्ट हुआ, तो एट इंस्टेंट मतलब एकदम इनिशियल कंडीशन पे सोच करके देखो, मतलब टाइम के बहुत ही छोटे से पार्ट में जा करके देखो, टाइम को एकदम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो और फिर छोटे से पार्ट में जा करके देखो, तो आपको क्या दिखेगा? देखो उस एक ऐसी कंडीशन आई होगी कि मे बी जब हमारी, देखो हमारा, हमने कहा कि सर एट स्टार्ट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से जब हमारी जब वोल्टेज जो है वो फ्लो होनी जब स्टार्ट हुई, ऐसे समझते हैं इसको, मेरी बात समझो तो ना, थोड़ा सा थियोरेटिकली इसको ऐसे समझते हैं। हमने कहा सर जब स्टार्ट हुआ होगा, जब करंट ऐसे यहाँ से ऐसे टाइम को एकदम स्लो कर दो है ना, सोचो जब ऐसे वोल्टेज यहाँ से आना स्टार्ट हुआ होगा यूं एकदम धीरे धीरे, वैसे इतना धीरे तो नहीं चलता, लेकिन हमने क्या बताया आपको, टाइम को एकदम स्लो कर दो, 100 टाइम स्लो कर दो, ठीक है, ये ऐसे धीरे 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 ऐसे आ रहा है, तो आप इस कहोगे कि अभी भाई इसकी फ्रिक्वेंसी क्या बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, एट स्टार्टिंग, दैट इज इसका मतलब क्या है कि एट लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, हमने कहा कि मान लो हमने कहा सर स्टार्टिंग में क्या होगा, मे बी देखो दो कंडीशन हो सकते हैं, हमने कहा सर एक्सएल की जो वैल्यू है, एक्सएल इक्वल टू बेसिकली होता है क्या, ओमेगा एल, तो मान लिया हमने कि स्टार्टिंग में ओमेगा एल यानी कि जो इम्पीडेंस है, सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना, तो ये जो है वो मान लो नेग्लेजिबल है, ओके, नेग्लेजिबल है। अच्छा, तो अगर स्टार्टिंग में अगर ये नेग्लेजिबल है तो एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। अगर भाई किसी, अगर आप एक को, अगर सर्किट में अगर दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, इधर इंडक्टर है इधर कैपेसिटर है, तो अगर स्टार्टिंग में मान लो आपने कहा सर इसकी जो एक्सएल है, दैट इज जो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, हाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर वो अगर काफ़ी वीक है, दैट इज वो अगर नेग्लेजिबल है, तो इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, हाई होगी। तो हमने कहा कि हमारी जो एक्सी है जिसको हम कहते हैं 1/ओमेगा c, वो क्या है, मान लो वेरी हाई है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने इनको बैलेंस करना स्टार्ट किया, मतलब अब एक ऐसी भी कंडीशन आई होगी, एक ऐसी भी कंडीशन आई होगी जहां पर, अब देखो क्या होगा, टाइम के साथ ऐसे समझ लो, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी, इस एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी और इसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू देखो धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज करेगी, उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। तो एक ऐसी भी कंडीशन आएगी जिसमें दोनों की दोनों वैल्यू आपस में, एक ऐसी कंडीशन होगी ना भाई, कहीं ना कहीं तो एक ऐसी कंडीशन होगी ना जिसमें दोनों की वैल्यू जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमने कहा कि देखो एट स्टार्टिंग, दैट इज हमने कहा सर लो फ्रीक्वेंसी पर ये कंडीशन है। अब हमने कहा सर हमारी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मतलब, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ऐसा होगा, ओके, तो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, तो क्या होगा, देखो एक्सएल जो होगा वो इंक्रीज करेगा और जो एक्सी होगा वो डिक्रीज करेगा। अच्छा, फिर हमने कहा कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब हमने कहा कि एक हम ओमेगा की एक ऐसी वैल्यू ले लें जिसमें हमारी जो एक्सएल है और जो ओमेगा जो एक्सी है वो आपस में दोनों इक्वल हो जाए। मतलब हमने कहा कि एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है, हमने कहा कि मान लो ओमेगा की ऐसी वैल्यू को हमने मान लिया ओमेगा आर, क्या बोल दिया कि ओमेगा की एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, जिस पर, यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू, ओमेगा आर है, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये इस ओमेगा आर का मतलब क्या है, इस ओमेगा आर का मतलब है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमने कहा कि ओमेगा की एक ऐसी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। देखो हमने कहा कि ये जो हमारी एक्सएल थी वो किसके इक्वल हो गई, एक्सी के इक्वल हो गई। एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सी हो गया, किस पर, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर पर। ओमेगा की एक ऐसी वैल्यू जिस पर हमारा एक्सएल और एक्सी आपस में दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो अब इस केस में देखो हम क्या कहेंगे, तो एक्सएल की देखो वैल्यू हम क्या रखेंगे, ओमेगा आर एल, क्या रखेंगे, ओमेगा आर इंटू एल इज इक्वल टू, एक्सी की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/ओमेगा आर इंटू सी। यहाँ से ओमेगा आर को भेजो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा ओमेगा है भाई, है ना, ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, या ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√LC। ये आपकी क्या मिलेगी,
ये आपकी इसको हमने बेसिकली क्या कहा था, रेजोनेंट। हाँ, एक मिनट, क्या कहा था हमने इसको, हम इसको कहा था रेजोनेंट, इसको लिख लो, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा आर इजिकल टू क्या मिलेगा, 1/√L/C। ओके, अब देखो ओमेगा इजिकल टू हम क्या जानते हैं, 2πf, ये तो होता है ओमेगा इजिकल टू, चलो इसमें रख दो। अच्छा, तो अगर ये ओमेगा आर है तो ओमेगा आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2πf/r, क्या ले लिया, 2πf/r, भाई एफ था, ओमेगा था तो 2πf, ओमेगा आर हो गया तो 2πf/r, ठीक है। दैट इज हमारी वो रेजोनेंट एंगुलर। अब ये एंगुलर नहीं है, अब ये केवल है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमने कहा सर ओमेगा की जगह हम क्या रख देते हैं, 2πf/r इज इक्वल टू 1/LC। सो यहाँ से आपको एफ आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2π√LC। ये आपका जो है वो क्या आएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा। और याद करो हमने एलसी ऑसिलेशन में भी हमने यही चीज़ लाई थी ना, याद आया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर, याद आया, एफ आर इज इक्वल टू, तो एलसी वो एलसी वाले सर्किट में भी और एलसी आर वाले सर्किट में, मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि रेजोनेंस कंडीशन के लिए आपको सर्किट में क्या चाहिए, कम से कम एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, यानी कि एक कैपेसिटेंस और एक इंडक्टेंस की वैल्यू आपको चाहिए होगी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्राफ का स्टडी करते हैं। देखो ग्राफ की स्टडी का मतलब क्या है कि अब कुछ ग्राफ ऑब्टेन किए गए इसकी वैल्यू से रिलेटेड, क्या किए गए देखो देखते हैं। इतनी चीजें पहले आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, देखो क्या किया हमने कहा सर रेजोनेंस कंडीशन है, तो मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया कि क्या है। अच्छा ठीक है, तो अब ये मैक्सिमम हमें क्या मिल रहा है सर, हमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि हमने कहा सर क्या, अब वो हमें कब मिलेगा, तो जब हमारा एक्सएल और एक्सी आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे एक्सएल और एक्सी आपस में इक्वल हुए तो हमारी जो करंट है वो मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम क्यों हुई सर, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा जीरो हो गया, रेजिस्टेंस हमारा बहुत ही वीक हो गया, फिर कह लो कि बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो हमने कहा कि हमारी सर जो करंट है वो मैक्सिमम हो गई। और ये मैक्सिमम कब हुई, तो हमने कंडीशन अप्लाई किया एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है, सॉरी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। और यही हमारी रेजोनेंस की कंडीशन है, समझ रहे हो। रेजोनेंस कंडीशन में एक बात याद रखनी, करंट आपकी जो होगी सर्किट में वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और कब, कंडीशन क्या है, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ओके, देख लो, आप चेक कर लो, ठीक है। अभी देखो आते हैं बात करते हैं। देखो तो हमने कहा सर कि देखो हमने कहा कि इस एफ आर वाले, मतलब कि हमें ये एफ आर वाली कंडीशन कब मिली, हमने कहा कि जब हमारा एक्सएल और एक्सी आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो अगर हम यहाँ से अगर जेड की वैल्यू निकालते हैं तो जेड देखो आप याद करो, जेड इज इक्वल टू क्या था, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। भाई चीज हम आपको अभी एक्स्ट्रा आगे बता रहे थे, तो हमने कहा सर r² और प्लस का 0, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू क्या मिला, जेड इज इक्वल टू आपको मिला r। तो देखो अब ऐसी बात है, अगर जेड इज इक्वल टू r है, दैट मीन्स आपकी ये जो r है वो एज कंपेरिजन टू इसके क्या है, मिनिमम ही तो है। क्या है ये, मिनिमम वैल्यू है ना। r क्या है भाई, मिनिमम वैल्यू है ना, एज कंपेरिजन टू √XL उसके कंपेरिजन में, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो हमने कहा कि एज वी नो, हम जो आई नॉट का जो फॉर्मूला जानते हैं, देखो कैसे आप ये सर कैसे कह रहे हो कि करंट मैक्सिमम हो गया। आपने कहा सर आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन जेड, और जेड की जगह क्या रखेंगे, आर, तो ई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, आर। आगे बात समझे, तो आर दैट इज ई नॉट अपॉन आर है। तो अब हमें आई नॉट क्या मिलेगा, आई नॉट हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और यही हमारी कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी कंडीशन कहलाती है रेजोनेंट कंडीशन। अब यहाँ से हम जो है ग्राफ का थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो देखो ग्राफ क्या ऑब्टेन किया गया, समझते हैं ग्राफ के बारे में, समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको बनाना पड़ेगा। रेजोनेंस आपसे कंडीशन बनाया और आपने ये ग्राफ नहीं बनाया तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। देखो बात करते हैं क्या चीज़ है ये, ग्राफ की स्टडी क्या है, ग्राफ क्या क्या कैसे ये दिया गया है। देखो हम एक ग्राफ बनाते हैं, फर्स्ट हम ग्राफ बनाते हैं ग्राफ बिटवीन दो, हमें यहाँ से ग्राफ देखना है, दो ग्राफ की हम स्टडी के बेसिस पे हम बता देंगे, ठीक है ना। हमने कहा कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं बिटवीन फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं एफ एंड करंट। तो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच हम एक ग्राफ बनाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी शो कर रही, इधर हमारी ये जो वैल्यू है वो शो कर रही करंट को, और इधर हमारी वैल्यू शो कर रही है फ्रीक्वेंसी को।
हमारी वैल्यू शो कर रही है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो क्या देखा गया, कुछ इस तरीके से हमें देखो ग्राफ मिला। देखो क्या मतलब है इसका कि देखो हमने कहा कि पर्टिकुलर एक एक फ्रीक्वेंसी पर, है ना, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू हमें ऐसी मिली जिसमें हमारी करंट क्या थी, मैक्सिमम थी। यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी की एक ऐसी वैल्यू, मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक ऐसी हमें करंट की एक ऐसी वैल्यू मिली जो क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि वो हमने फ्रीक्वेंसी क्या माना है, एफ आर। अब एफ आर से अगर हम कोई भी कम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, एफ आर से अगर हम कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी कम लेते हैं तो हमें करंट की वैल्यू देखो मिनिमम मिलती चली जाएगी। अगर एफ आर से हम फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा भी लेते हैं तो भी देखो करंट हमें कैसा मिलता चलेगा, मिनिमम मिलता जाएगा। मतलब कि एफ आर मतलब हमारी, हमने कहा कि सर हमारी एक ऐसी कंडीशन, मतलब फ्रीक्वेंसी की एक ऐसी वैल्यू मिली जिस पर हमारी करंट क्या थी, मैक्सिमम थी, ठीक है। और उसी फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कहा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा। यही बात है। देखो ये ग्राफ ऑब्टेन किया गया, ठीक है ना, बाई एक्सपेरिमेंट, बाई थ्योरी। तो देखो इस केस में देखो हम आपको देखो क्या बता सकते हैं। हमने कहा सर ये देखो, ये पहले पहले देखो, ये आपको ये एक ग्राफ नजर आ रहा है किसके बीच, एफ एंड आई के बीच। आपको ये एक ग्राफ नजर आ रहा है, एफ एंड आई के बीच एक ग्राफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ में हमने कहा कि सर अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल हो गया, एफ आर के। अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल हो गई, एफ आर की इक्वल हो गई, तो हमने कहा सर हमारी जो आई है ना वो क्या मिल रही है, वो हमें मैक्सिमम मिल रही है, मैक्सिमम करंट मिल रही है। एफ इज इक्वल टू एफ आर पर हमें जो आई है वो क्या मिल रही है, आई हमें मैक्सिमम मिल रही है, मैक्सिमम करंट मिल रही है। लेकिन अगर हम इस एफ आर से थोड़ी सी अगर इधर आते हैं, मतलब हमने कहा सर क्या हो कि हमने कहा कि अगर एफ की जो वैल्यू है, ठीक है, वो या तो एफ आर से थोड़ी छोटी हो गई या एफ की जो वैल्यू है वो एफ आर से थोड़ी बड़ी हो गई। देखो ये हमारी ओवरऑल एफ है, हमने कहा सर इस एफ की वैल्यू एफ आर से थोड़ी छोटी हो गई, इस एफ की वैल्यू एफ आर से थोड़ी, आप इधर आओ तो देखो छोटी होगी ना। और इस इधर भाई इधर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इधर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और इस एफ की वैल्यू इस पॉइंट से, इस एफ आर से तुम इस तरफ जाओ, दैट इज एफ आर, एफ की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, आपको बड़ी मिल रही है। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि आपकी जो करंट है ना वो क्या कर रही है, वो डिक्रीज हो रही है, हो रही ना। देखो करंट अब यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, समझ रहे हो। तो हमने कहा इस केस में हमने कहा कि सर चाहे हम ये ले लें चाहे हम ये कंडीशन ले लें, है ना, दोनों ही केसेस में हमने ये देखा कि हमारी जो करंट है वो क्या हो गई, वो हमारी हो गई मिनिमम, ठीक है। इस ग्राफ का यही मतलब है बस, और कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं समझना है, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। ये ग्राफ आप देख करके ये रिजल्ट क्या निकालोगे भाई, ये आई ये एफ, तो हमारी एफ की एक ऐसी वैल्यू जिसको हमने कह दिया एफ आर, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट हमें क्या मिली, मैक्सिमम मिली, तो हमने उसको ग्राफ के थ्रू कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। इस एफ आर के आप इधर आओ, मतलब एफ की वैल्यू, एफ आर की वैल्यू आप थोड़ी सी कम कर लो, मतलब एफ की वैल्यू थोड़ी सी कम करो, एफ की वैल्यू थोड़ी इसके कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा करो, तो दोनों ही केसेस में आपको करंट जो है वो क्या मिलेगा, मिनिमम। यानी कि इस कंडीशन को हम कह रहे हैं क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंट हमारी ये कंडीशन है। ये हमने बात करी एफ और आई की। अब हम एक दूसरा ग्राफ देखते हैं जो हम ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच। किसके बीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच। अच्छा अब यहां से बात समझना, फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमने कहा कि सर अगर सोचो क्या हो सकता है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा, देखो बात समझो, फ्रीक्वेंसी देखो अगर ज़्यादा है, हमने कहा फ्रीक्वेंसी सर अगर ज़्यादा है तो हमें इम्पीडेंस क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। अगर इम्पीडेंस कम होगा तभी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, नहीं समझे भाई। देखो हमने कहा था ना कि z इज इक्वल टू क्या था, हमारा r के इक्वल आया था, तो z इज इक्वल टू r के इक्वल आया था, मतलब कि z हमारा छोटा हो गया। तो z अगर छोटा हुआ तभी तो हमारी करंट क्या होगी थी, तभी तो हमारी करंट क्या थी, बड़ी थी, ठीक है। तो हमने कहा इस केस में अब हमारा जो एक हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं किसके बीच, हमने कहा सर ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ बिटवीन किसके बीच, तो इम्पीडेंस दैट इज z एंड f और ओमेगा, या तो f या मतलब
हम इधर या तो एफ भी रख सकते हैं या तो ओमेगा भी रख सकते हैं। देखो कैसे, हमने कहा सर ये कुछ इस तरीके से, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एफ, ये हमारा जो है ये वाली लाइन जो है ना, दिख रही है आपको, ये वाली लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी एफ और ओमेगा, ठीक। और ये जो लाइन है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है जेड को, दैट इज इम्पीडेंस को, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिला। अब क्या मतलब है इसका, देखो आपने कहा सर जेड की यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ना वो सबसे मिनिमम है। देखो ये जेड की जो वैल्यू है वो क्या है, वो सबसे मिनिमम है। तो इस पॉइंट पर सर हमें जो जेड मिल रहा है वो क्या है, वो सबसे मिनिमम है, मतलब सबसे मिनिमम जेड, जेड की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पर, सबसे मिनिमम है। तो इस पॉइंट पर मिनिमम है, तो इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमें जेड सबसे मिनिमम मिला, दैट मीन्स याद करो जेड इज इक्वल टू आर। जिस पॉइंट पर हमें जेड क्या मिला, सबसे मिनिमम मिला, है ना, तो हमने इसको क्या दिया, तो हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, या हमने इसको कहा कि ओमेगा आर, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अब इस एफ आर की वैल्यू अगर आप आगे ले जाओ, इस एफ आर की वैल्यू से आप अगर आगे जाओगे, एफ आर की वैल्यू से या ओमेगा आर की वैल्यू से अगर आप आगे बढ़ोगे, तो आगे बढ़ोगे तो देखो आपकी जेड देखो क्या होगी, बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, आपकी जेड क्या होगी, आप यहाँ आ जाओ, आपने एफ आर की वैल्यू बढ़ा दी तो आपकी जेड भी क्या होगी, बढ़ गई। आप और आगे आ जाओ, आपकी जेड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। अच्छा इधर आओ, देखो आपने एफ आर की वैल्यू से अपनी वैल्यू थोड़ी सी और कम ले ली, तो अगर आप एफ आर की वैल्यू से अगर आप वैल्यू अगर कम भी ले रहे हो तो भी देखो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, सॉरी आपकी जेड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो आपने कहा सर एफ आर हम अगर यहाँ पर ले लें, फ्रीक्वेंसी को अगर हम यहाँ पर ले लें, इस वाली वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखो आपकी जो जेड हो गई वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो दैट मीन्स कहने का सीन क्या है कि आपको एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है ना, जिस पॉइंट पर आप ये बता रहे हो कि हमारी जो इम्पीडेंस है ना, वो क्या है, सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम है। इम्पीडेंस हमारी क्या है, सबसे मिनिमम है इस फ्रीक्वेंसी पर, दैट इज इस एफ आर पर, है ना। तभी तो देखो हमने कहा ना, यहाँ से देखो बात समझो कि देखो इस केस में हमने क्या कहा था, देखो हमने कहा सर z इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, वही बात है फिर से यार, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो हमने कहा सर व्हेन हमारा क्या है कि जब हमारा जब एक्सएल और जब एक्सएल और जब एक्सी जब हमारे आपस में जब इक्वल थे, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो हमने कहा कि जब सर हमारे जब एक्सएल और एक्सी जब हमारे आपस में इक्वल थे तो हमें जेड क्या मिला था, मिनिमम मिला था, ठीक है। और उस कंडीशन को हमने क्या कहा, हमने कहा सर इफ हमारा जो ओमेगा था वो किसके इक्वल हो गया था, ओमेगा आर के, या हमारी जो एफ थी वो किसके इक्वल हो गई थी, एफ आर की। तो उस कंडीशन में हमें सर जो जेड मिला था वो क्या मिला था, जेड इज इक्वल टू क्या मिला था, आर मिला था, जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू थी। अच्छा तो अगर z इज इक्वल टू आर, दैट इज अगर हमें एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो इस मिनिमम वैल्यू में, है ना, या फिर ऐसे कह लो कि हमें ये मिनिमम वैल्यू कब मिली, पर्टिकुलर किसी एक फ्रीक्वेंसी पर, और उसी फ्रीक्वेंसी को हम कह रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया क्या, देखो हौच पौच वाली कोई बात नहीं है। हमने यहाँ पे दो ग्राफ रिप्रेजेंट किए, एक ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किया फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में, एक ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किया इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में। और हम कौन सी फ्रीक्वेंसी, तो हमने भाई हमें फ्रीक्वेंसी की, हमें रेजोनेंट वाली हमें वो वैल्यू चाहिए, है ना, हमें ओमेगा तो चाहिए लेकिन हमें रेजोनेंट वाला हमें जो है ओमेगा आर चाहिए। तो इस वजह से हम ये सारी चीज़ें जो है ले रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे चीज़ों को दिखा रहे हैं कि जेड के केस में जेड हमारी मिनिमम होगी तभी जाकर के हमें मैक्सिमम मिलेगा, और एफ और आई के केस में आई हमारी मैक्सिमम होगी। देखो ठीक है, तो ये दो बातें हैं, क्लियर है इतनी बात। देखो जनाब आप यहाँ से एक बेसिक सा टर्म समझते हैं, क्यू फैक्टर है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्यू फैक्टर है। क्यू का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस। मतलब क्या है, देखो रेजोनेंस की क्वालिटी मतलब कि जितना हमारा रेजोनेंस जितना ज़्यादा शार्प होगा, कहने का मतलब क्या है कि हम जब ट्यून करते हैं ना, जैसे रेडियो जब आपके पास होता था, या फिर आप ट्यून करने का मतलब जैसे और भी जैसे अब आप जैसे क्या करते हो ना, अब आप रिमोट से ट्यून करते हो, ठीक है, रिमोट लिया ये चैनल लगा दिया, दैट इज डायरेक्टली आप उस फ्रिक्वेंसी पर चले गए, यही होता है।
अब क्या आपने क्या किया, आपने डायरेक्टली आप उस फ्रीक्वेंसी पर चले गए। रेडियो में ऐसा नहीं था। रेडियो में हम पहले क्या करते थे कि ऐसे पहले इसको ऐसे ट्यून करते थे, ऐसे घुमाते थे, हाँ यहाँ पे नहीं नहीं ऐसे यहाँ पे पकड़ रहा है, ठीक है, दैट इज हम उसको ट्यून करते थे, ठीक है ना। अब वही चीज़ FM जैसे मोबाइल में आ गया है, ठीक है, ये जो 93, तो अब डायरेक्टली हम उसमें ऐसे सेट कर सकते हैं कि 93 पॉइंट ऐसे चले जाएं, ऐसे चले जाएं, ठीक है। तो क्यू फैक्टर का मतलब क्या है कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस। क्या मतलब है इसका कि यहाँ से हम जो है हम कि हमारी जो ट्यूनिंग है वो कितनी ज़्यादा शार्प है, मतलब जितनी ज़्यादा, मतलब देखो इस क्यू फैक्टर की क्वालिटी, ठीक है ना, वो जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा क्यू फैक्टर जितना ज़्यादा शार्प आएगा, शार्प का मतलब ये, ठीक है, जैसे एक ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हो, एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है। तो देखो जितना ज़्यादा शार्प है, एक ऐसे भी हो सकता है, तो जितना ज़्यादा शार्प रहेगा, है ना, उतनी ही ज़्यादा, मतलब उस स्टेशन की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। जैसे पहले के रेडियो में क्या होता था ना कि आवाज़ बहुत ज़्यादा क्या होते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे साफ नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो पाती थी, फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी लो होती थी। देखो हर एक स्टेशन की क्या है ना बच्चे, अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। होता क्या है, जैसे आपके घर के आसपास बगल में जो भी मोबाइल टावर है, ठीक है, तो वो मोबाइल टावर क्या करता है, पहले वो क्या करता है कि जैसे देखो यार, देखो एक नॉर्मल हम जैसे आपको बात बताते हैं कि आपके सेल फोन देखो कैसे वर्क करते हैं। आपने कहा सर आप यहाँ हो, ठीक है, और आपकी वाली जो है वो यहाँ है, बड़ी हो गई, छोटी बना देते हैं, ठीक है, ठीक है ना, वो यहाँ है, ठीक है, वो यहाँ है, ओके। अब आपने उसको फ़ोन किया, तो देखो क्या होगा ना कि इन सब टावर की अगर मान लो, अगर ये सब अगर आपके अगल बगल जो हैं बड़े बड़े जो हैं घर नहीं होते, बड़े बड़े जो हैं वो बिल्डिंग्स अगर नहीं होते, है ना, तो आप जो है वो डायरेक्टली इससे बात कर सकते थे। लेकिन देखो यहाँ से इस फ़ोन से क्या निकल रहा है, इस फ़ोन से जो है ना एक EM वेव निकल रहा है। क्या निकल रहा है, EM वेव। तो अब ये EM वेव जो है ये बिल्डिंग क्या करती है, इसको ब्लॉक कर दिया, बड़े बड़े पहाड़ हैं इसको क्या करती हैं, ब्लॉक कर दिए। तो क्या होता है कि हमारे घर के बगल में क्या होगा, एक बड़ा सा ऐसे टावर लगा हुआ रहेगा। अब हमारे फ़ोन से जो भी EM वेव निकलेगा, अब इधर ना जा करके पहले इस वाले टावर पर जाएगा, ठीक है, इस वाले टावर पर जाएगा। अब क्या होगा, जो नंबर होगा, नंबर का मतलब क्या है ना, जैसे नंबर का मतलब है वो आपके वो मतलब वो उसकी फ्रिक्वेंसी सेट है। तो अब क्या करेगा, वो उस फ्रिक्वेंसी को सर्च करेगा और देखेगा कि उस फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड उसके आसपास कौन सा टावर है। मान लो इसके आसपास जैसे कोई एक ये टावर ऐसे बड़ा खड़ा हुआ था, ठीक है ना, तो इस टावर पे ऐसे चला जाएगा। सर क्या ही बना रहे हो, कितनी गंदी राइटिंग है आपकी, मतलब क्या ही ड्राइंग है आपकी, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है ना। तो अब ये जो जिस टावर पे ये रिसीव हुआ, तो अब इस टावर पे ये क्या हुआ, रिसीव हुआ। अब इस टावर ये रिसीव करके फिर क्या करेगा, इस फोन पे इस EM वेव को भेजेगा। तो इस तरीके से जो है आपकी बात होती है। तो दैट इज़ वही हमारी है क्वालिटी फैक्टर। ये हमने बहुत आगे की बात बताई है, फिलहाल आपको ये चीज़ अभी नहीं जानना है, बट ऐसे ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली वर्क ऐसे ही करता है, ठीक है। आपने सिग्नल गया, आपके बगल में जो टावर है वो आपके सिग्नल को रिसीव किया, उस सिग्नल ने पर्टिकुलर टावर उस आपकी जो भी है ना, वो मतलब कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, मतलब आपकी वो भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उस टावर पर रिसीव हुआ और वो टावर क्या करेगा, वो सर्च करेगा कि हाँ भाई इस नंबर का कौन सा फ्रिक्वेंसी है, तो उस नंबर पे क्या करेगा, वो डायरेक्टली फिर फ़ोन क्या करेगा, उस टावर से रिसीव करेगा। सेम यही केस अगर वो आपको अगर कॉल करे, ठीक है, उसके अगर आपकी बिना मन ना लगे तो फिर वो भी आपको सेम ऐसे ही सिग्नल मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी, है ना, मतलब दैट इज़ की उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ना, रेजोनेंस जो हम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, सर क्या ही क्या बता दिए। देखो कुछ नहीं, इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या बोलता है क्यू फैक्टर, ये बोलता है, सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन देखो लिख देते हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, आ रहा है क्या नज़र, एक मिनट एक मिनट। देखो ये जो क्यू फैक्टर दैट इज जो क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस, ये क्या बोलता है कि इट इज द रेशियो, सिंपल याद रखना क्या है, स्टेटमेंट क्या है, रेशियो ऑफ वोल्टेज। तो भाई किसकी वोल्टेज है, डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। दो चीज हम ले सकते हैं, या तो वोल्टेज किसकी, जो भी हमारे इंडक्टेंस में जो भी हमारी दैट इज हमने इसको कहा सर VL, जो भी हमारे वोल्टेज में सॉरी इंडक्टर में हमारी जो भी वोल्टेज क्रिएट हो रही है, या फिर जो कैपेसिटर में जो हमारी वोल्टेज क्रिएट हो रही है ना, वो वोल्टेज अपॉन रेशियो ऑफ, तो ये वोल्टेज एंड एट अच्छा कौन से कंडीशन पर, रेजोनेंस कंडीशन पर, टू इम्प्रेस्ड वोल्टेज। टू इम्प्रेस्ड वोल्टेज का मतलब क्या है कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब कि सिंपल ऐसे समझो, सिंपल इसको ऐसे समझो, दैट मीन्स इसको हम क्वालिटी फैक्टर दैट मीन्स इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा कि वोल्टेज अक्रॉस
अक्रॉस एल और सी, या तो एल के ऊपर लो या तो सी के ऊपर, दोनों ही केस में सेम आएंगे। हम आपको अभी करके दिखाते हैं, दोनों ही केस में सेम आएंगे। हम दोनों लेकर के चलेंगे, वोल्टेज अक्रॉस एल और सी। अरे यार वोल्टेज गायब हो गया। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, या फिर अच्छा अपॉन में हमने क्या कहा कि इम्प्रेस्ड वोल्टेज। इम्प्रेस्ड वोल्टेज का मतलब क्या कि हमने जो भी वोल्टेज अप्लाइड किया है उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हमने जो भी वोल्टेज अप्लाइड किया है वो, दैट इज हमने कहा क्या कि अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस आर। देखो हम यहाँ पे क्या है, हम दोनों चीज लेकर के चलेंगे। ठीक है, हम वोल्टेज अक्रॉस एल भी लेकर के चलेंगे या फिर वोल्टेज अक्रॉस सी भी लेकर के चलेंगे। अच्छा, तो याद करो कि वोल्टेज अक्रॉस एल, तो जिसको हम क्या कहते थे, हम कहते थे वीएल। तो वीएल इज इक्वल टू क्या होता था, आई एक्स सी, ये होता था। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस सी क्या होगा, तो जिसको कहते थे वी सी। वी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये आई एक्सएल होगा, आई एक्सएल और आई एक्स सी ये होगा। अच्छा, तो ये चीज है। अच्छा, अब एक्सएल इज इक्वल टू हम क्या रखते थे, एक्सएल इज इक्वल टू हम रखेंगे क्या, आई और ओमेगा एल। यहाँ पे क्या रखेंगे, आई और इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी, ये कहेंगे। अच्छा, हमने कहा सर हम ये जो वोल्टेज ले रहे हैं हम वो रेजोनेंस कंडीशन की वोल्टेज ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे ओमेगा की जगह ओमेगा न लेकर के क्या लेंगे, ओमेगा आर लेंगे। बोलो भाई, रेजोनेंस कंडीशन में हम ले रहे हैं ना, हमने कहा सर ओमेगा की जगह हम ओमेगा ना लेकर के क्या लेंगे, ओमेगा आर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, आई ओमेगा आर एल, फिर सी इज इक्वल टू आई एक्स सी। अब एक्स इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा की जगह हम ओमेगा आर लेंगे। अब रख दो इसमें, देखो हम दोनों चीजें लेकर के चलते हैं, या तो एल या तो सी, हम दोनों चीजें लेकर के चलेंगे। तो सर क्यू इज इक्वल टू, देखो हम पहले मान लो अगर हम एल वाली अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगी हमें, एल देखो यानी कि वोल्टेज अक्रॉस एल दैट मीन्स वी एल। तो वी एल इज इक्वल टू क्या रखना है, आई ओमेगा आर इंटू एल। ठीक है, अपॉन अप्लाइड वोल्टेज आर, सॉरी अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस आर। तो वोल्टेज, तो देखो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो वी की जगह दैट इज वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज दैट मीन्स वी, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। ठीक है, ये आई से आई देखो कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू इज इक्वल टू आपको क्या मिला, क्यू इज इक्वल टू मिला आपको 1 अपॉन आर और ओमेगा आर इंटू एल। ठीक है, अच्छा अभी आपने थोड़ी देर पहले ओमेगा आर की अभी आपने वैल्यू निकाली थी, रख दो। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू देखो क्या है, 1 अपॉन आर इंटू ओमेगा आर का मतलब क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू एल। ठीक है, तो ये देखो ये आपका, देखो ऐसे समझो, बात समझो, 1 अपॉन आर है इंटू इस एल की जगह, एक मिनट, एल सी इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर, बोलो ऐसे कर सकते हैं, इस एल को अंडर रूट में एल स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, एक ही बात तो होगी, बाहर निकालोगे तो फिर से तो एल हो जाएगा, ये एक एल से ये एक एल कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट सी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, बोलो ऐसे कर सकते हैं, वही चीज तो है आरी बस में। तो क्या हुआ, क्यू इज इक्वल टू क्या मिला, 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी मिला, ये हमारी क्वालिटी फैक्टर का हमारा ये फॉर्मूला मिला। अच्छा, आपने सर ये तो जो है वोल्टेज अक्रॉस एल के केस में आपने ले लिया, चाहो अगर हम वोल्टेज अक्रॉस सी के केस में ले, तो सी के केस में देखो हम क्या रखेंगे, आई एक्स सी का मतलब 1 अपॉन ओमेगा आर सी। तो हमने कहा सर चलो ठीक है, क्यू इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, तो हम ये वाला सी वाला लेते हैं, क्या रख दिया जाए, आई इंटू 1 अपॉन ओमेगा आर सी अपॉन आई आर। ठीक है, तो देखो ये आई आर चला जाएगा यहाँ पर, तो देखो क्या मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू, देखो ये आई से आई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1 अपॉन आर और इंटू 1 अपॉन ओमेगा आर सी। अब ओमेगा आर की फिर से वही वैल्यू क्या अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, ओमेगा आर इज इक्वल टू हमने निकाला था क्या, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक, तो ओमेगा आर सी, ठीक है, तो इस ओमेगा आर की वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन ओमेगा आर का मतलब हमें क्या रखना है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और इंटू सी। ये एल सी कहाँ चला जाएगा, सबसे टॉप पर, तो देखो क्या मिलेगा, 1 अपॉन आर इंटू अंडर रूट एल सी। अच्छा, ये जो सी है नीचे, इसको हम अंडर रूट सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक बार से ये बार सी कट गया, तो देखो क्या बचा, 1 अपॉन आर इंटू अंडर रूट एल अपॉन सी। देखो तो क्यू फैक्टर क्या मिला, इस केस में भी 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी मिला, और इस केस में भी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी मिल रहा है।
आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम अपने क्वालिटी फैक्टर के एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपल यही पूछता है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन पूछता है कि व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, बताओ इसको क्या ये चीज़ है। ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा, मैंने आपको बताया है कि हम इसके थ्रू हम जो है वो रेडियो की ट्रेनिंग करते हैं, या ठीक है ना, पिछले समय में, मतलब पुराने ज़माने के समय में, मतलब ज़्यादा भी पुराना नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से एक देखो, एक शायद ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन करने के लिए आता है, ठीक है, रेडियो ट्यूनिंग मतलब कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है। तो चलो ठीक है, इसको जो हम अभी आगे भी जो हम इसको कभी एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो गया बड़ा, और रखते हैं यहीं पर, पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। और जैसा भी है आप कमेंट करके बताओगे, हाँ सर मेरे को समझ में आया या फिर नहीं आया है, अब जैसा भी होगा कमेंट करके बताओगे। चलो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।